रिबर्थ इन नॉवल फॉर रिवेंज। एपिसोड 5। भूषण जी तारा के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है, एक पिता अपनी बेटी के ससुराल में जाकर कैसे रह सकता है। तारा मुस्कुरा कर कहती है, ये सिर्फ कहने की बातें होती है पापा, आपके पास आपकी बेटी है तो आपका ख्याल आपकी बेटी रखेगी ना कोई और थोड़ी रख जाएगा और फिर वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिजभूषण जी कहते हैं, बेटा जी अभी किसी को दिक्कत नहीं है, थोड़े वक्त बाद सबको दिक्कत होने लगेगी। तभी सारा उनकी तरफ देखकर कहती है, पापा सनम भी चाहती है क्या वहां रहो, यह उसका फैसला है और उसके फैसले से सब सहमत हैं। जैसे ब्रिजभूषण जी यह सुनते हैं उन्हें बहुत हैरानी होती है क्योंकि वह जी सनम को जानते थे, वह तो बदतमीज, बद दिमाग और घमंडी थी। तारा कहती है, पापा पहले वह जैसी भी थी लेकिन आपको बहुत अच्छी है, आप नहीं जानते वह पूरी तरीके से बदल चुकी है। वह हम तीनों को बहुत इज्जत देती है और हमें भाभी बोलती है, सब घर में बहुत खुश रहते हैं और आप भी रहोगे। ब्रिजभूषण जी तारा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है चलो। वह भी अपना सामान पैक करके तारा के साथ मल्होत्रा मेंशन चले जाते हैं। जैसे ही ब्रिजभूषण जी मल्होत्रा मेंशन पहुंचते हैं सब लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। ये देखकर ब्रिजभूषण जी को आज अपने दोस्त और अपने दामाद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ सनम जैसी राजावत इंडस्ट्रीज पहुंचती है तो वह देखी है कि आज वहां का माहौल बहुत खतरनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे ये तूफान से पहले की शांति है, लेकिन वह भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप अभिमन्यु के केबिन में चली जाती है। जब वह अभिमन्यु के केबिन में पहुंचती है तो देखी है कि अभिमन्यु चेयर पर बैठा हुआ था और उसके पास राघव खड़ा था। सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, क्या मंदिर आ सकते हैं। अभिमन्यु सनम को देखकर कहता है, अरे आपको पूछने की क्या जरूरत है। सनम रहती है, अगर आपकी इजाजत हो तो चले क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम शाम से पहले वापस लौट आए। अभिमन्यु उठकर खड़ा हो जाता है और राघव की तरफ देखकर कहता है, ऑफिस का ख्याल रखना, जो भी मीटिंग है अटेंड कर लेना और घर पर इन्फॉर्म कर देना कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ये बोल सनम के साथ ऑफिस से बाहर निकल जाता है। सनम और अभिमन्यु एक ही कार में बैक साइड विजिट के लिए जाते हैं। अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर कहता है, हम पिछले 1 घंटे से गाड़ी में बैठे हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे, ऐसे तो यह 4 घंटे का रास्ता बहुत मुश्किल से गुजरने वाला है। सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, तो क्या बात करें, मैं आपको इतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ और आप भी मुझे नहीं जानते, तो हम एक दूसरे से क्या बातें कर सकते हैं। अभिमन्यु सनम की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हम दोस्ती कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जान सकते हैं, शुरुआत तो यहीं से हो सकती है नाल। सनम 1 सेकंड अभिमन्यु के हाथ को देखते हैं फिर उसे हाथ मिलाकर रहती है, तो ठीक है फ्रेंड। अभिमन्यु सनम से कहता है, तो दोस्ती का पहला रूल होता है कि दोस्त एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, तो आज से हम दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे। सनम ठीक है बोल देती है, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, कॉलेज की स्कूल की। ऐसे ही उन्हें पता ही नहीं चलता कि 4 घंटे का रास्ता कब बीत गया। जैसे अभिमन्यु की गाड़ी रुकती है, सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, आपने गाड़ी क्यों रोक दी। अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर इशारा करता है। जब सनम बाहर देखती है तो वह साइड पर पहुंच चुके थे। ये देखकर सनम अपने सर में टिपली मारती है और गाड़ी से उतर जाती है। अभिमन्यु सनम जैसी गाड़ी से बाहर उतरते हैं, सनम का और फिर से सीरियस हो जाता है। वही अभिमन्यु सनम को इतनी जल्दी पर्सनैलिटी चेंज करते हुए देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है। वही अभिमन्यु अपने खतरनाक स्टाइल के साथ आगे बढ़ने लगता है। वही अभिमन्यु और सनम को एक साथ देकर वहां काम कर रहे सारे भरकर हैरान रह जाते हैं कि कोई लड़का और लड़की इतनी अच्छी कैसे लगा सकते हैं, लेकिन वही बात अभिमन्यु के सामने नहीं बोल सकते थे। तभी एक मजदूर दूसरे मजदूर से धीरे से कहता है, अरे आज तो अपने राजावत साहब के साथ यह गुड़िया कौन है, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, राम और सीता की तरह। भले उन लोगों ने कितने भी धीरे से कहा था लेकिन ये बात अभिमन्यु के कानों तक पहुंच चुकी थी और अभिमन्यु ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह यही तो चाहता था कि लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करें, वही एक दूसरे के साथ परफेक्ट मैच है। अभिमन्यु वहां जाकर ठेकेदार से बात करता है, दोनों पूरी साइड देखते हैं। सनम अभी नीचे खड़ी कुछ मजदूरों से बात कर रही थी, तभी अचानक ऊपर से एक सरिया एक मजदूर के हाथ से गिर जाती है और वह जैसे ही सनम को लगने वाली होती है, अभिमन्यु सनम को लेकर पलट जाता है और वह सरिया अभिमन्यु की पीठ में लग जाती है और अभिमन्यु की पीठ पर चारों तरफ खूनी खून दिखाई देने लगता है। ये देखकर सनम घबरा जाती है और जल्दी से अभिमन्यु के पास आकर उसकी पीठ से सरिया निकाल कर जल्दी से अपने गले में पड़ास्कॉफ बांध देती है। अभिमन्यु घबराहट के मारे सनम को अपने सीने में छुपा लेता है और कहता है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। सनम हैरानी से अभिमन्यु के चेहरे को देख रही थी, इस बंदे को चोट लगी थी फिर भी वह उसके बारे में सोच रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन अभिमन्यु के करीबी से सनम का दिल चोरों से धड़कने लगता है। उसके दिल में एक मासूम सी तितली उड़ने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु सनम को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गया था। चाहे इस बार उसने कुछ भी नहीं किया था लेकिन फिर भी सनम के दिल में उसके लिए कुछ कुछ होने लगा था। सनम हैरानी से अभिमन्यु को देखकर कहती है, चोट आपको लगी है और आप मुझसे पूछ रहे हो। अभिमन्यु सनम
को एक बार फिर अपने सीने से लगाकर उसके माथे को सिर दर्द से चूम लेता है। उसे यह एहसास भी नहीं रहा था कि वह क्या कर रहा था, और जैसे ही सनम अपने हाथों को अभिमन्यु की पीठ पर रखती है, सनम के हाथों में छुपा सा लगता है। जब वह अपने हाथों को देखते हैं तो उसके दोनों हाथ खून से रंग गए थे। वह पैनिक करते हुए अभिमन्यु को जल्दी से वहां से किसी नजदीकी अस्पताल के लिए निकल जाती है। चारों तरफ सन्नाटा बसता हुआ था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या, लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी दर्द की, बस वह तो ये सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर यह सरिया उसकी नाजुक से सनम को लग जाती तो उसकी क्या हालत होती। सनम चोरी छुपे अभिमन्यु को देख रही थी। आज सनम की आंखों में कुछ सॉफ्ट था, क्योंकि पिछले जन्म में भी किसी लड़की ने उसे बचाने के लिए इस तरह खुद को घायल नहीं किया था, और जब वह यहाँ इस नोबल में आई तब भी सात्विक ने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, लेकिन अभिमन्यु का उसके लिए इतना सब कुछ करना सनम के दिल में मोहब्बत का बीज हो गया था। सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, हम अस्पताल पहुंच गए। अभिमन्यु और सनम दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। सनम डॉक्टर को जल्दी से सब कुछ बता देती है। डॉक्टर अभिमन्यु की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर राजावत आप अपनी शर्ट निकाल दीजिए, हमें ड्रेसिंग करनी है। अभिमन्यु सनम की तरफ देखा है तो सनम रहती है, निकालो ना, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं आप। अभिमन्यु अपना को उतार कर शर्ट रिमूव कर देता है। जैसे ही डॉक्टर अभिमन्यु की पीठ देखा है वह रह जाता है, और वह अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर राजावत आपको इतनी चोट लगी है और आप इतने नॉर्मल व्यवहार कैसे कर सकते हैं। अभिमन्यु सनम की तरफ एक नज़र देखकर कहता है, डॉक्टर जब कोई अपना खतरे में होता है ना, जो दिल के करीब हो, सांसों में बसा हो, तो उसके लिए अपनी जान भी दी जा सकती है, ये तो फिर भी मामूली सी चोट है। अभिमन्यु की बात सनम के दिल में घर कर गई थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वह हैरानी से अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, ये पहले कभी इतनी जोर से नहीं धड़का, आज ऐसा लग रहा है जैसे यह बाहर ही निकल आएगा। फिर वह डॉक्टर की तरफ देखकर कहते, डॉक्टर आप ड्रेसिंग कीजिए। डॉक्टर अभिमन्यु की पीठ को अच्छे से साफ करके उसे पर ड्रेसिंग कर देता है। डॉक्टर अभिमन्यु और सनम की तरफ देखकर कहता है, देखिए मिसेज राजावत आप इनका ख्याल रखिएगा और उनकी चोट पर पानी न पड़े, कम से कम एक हफ्ते तक जल्दी ठीक हो जाएगी। अभिमन्यु के कान में तो अभी भी डॉक्टर के कह गए शब्द चल रहे थे, मिसेस राजावत। वही सनम ने भी इस चीज के लिए डॉक्टर को इनकार नहीं किया। यह अभिमन्यु के दिल में खुशियों की लहर भर गया था। सनम अभिमन्यु को शर्ट पहनती है और उसके साथ बाहर आ जाती है। दवाई वगैरह लेकर वह घर में बैठकर अभिमन्यु से कहती है, मैं आपका शुक्रिया किन लफ्जों में करूं, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। आज आपने मेरे लिए जो किया है ना, वो शुक्रिया कहकर मैं काम नहीं करूंगी, लेकिन कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े या आपको ऐसा लगे कि मैं आपके काम आ सकती हूँ तो प्लीज बेझिझक मुझे बता देना। अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर बोलता है, दोस्त हो मेरी और अपने दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। सनम मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट करती है और कहती है, आज रात हम यहीं रुकते हैं, क्योंकि आपको भी बैठने में प्रॉब्लम होगी और मैं रात में गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ से मैं थक चुकी हूँ। अभिमन्यु कहता है, यहाँ पर मेरा घर है, हम वहीं चल के रेस्ट करते हैं। मैं वहाँ की केयरटेकर को कॉल करके हम लोगों के लिए डिनर बनाने के लिए बोल देता हूँ। सनम हाँ कह देती है। दोनों की कार थोड़ी देर बाद एक सफेद मेंशन के सामने जाकर रुकती है। वह ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन खूबसूरत बहुत था। अभिमन्यु सनम जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, एक केयर तक जाकर उन दोनों को पानी देती है और उनके लिए काफी का पूछकर चली जाती है। सनम अपना फोन निकालकर समीर के फोन पर कॉल लगा देती है। समीर बाकी सबके साथ इस वक्त हाल में बैठा था और सनम के फोन का इंतजार कर रहा था। सनम का फोन आता देख समीर जल्दी से कॉल रिसीव कर लेता है। तभी अक्षय उसके हाथ से फोन छीनकर फोन को स्पीकर पर कर देता है। तभी दूसरी तरफ से सनम की आवाज सुनाई देती है, भाई आप घर पर पहुंच गए और घर पर बाकी सब कैसे हैं? भाभी अंकल जी को लेकर आ गई ना? समीर कहता है, सब लोग ठीक है, मैं घर आ गया और अंकल जी भी घर आ गए। तुम बताओ तुम कितनी देर में आ रही हो? सनम थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहती है, भाई आज मैं नहीं आ सकती क्योंकि मिस्टर राजावत की चोट लग गई है। समीर हैरानी से कहता है, मिस्टर राजावत की चोट कैसे लग गई? सनम रहती है, भाई मिस्टर राजावत को मुझे बचाते वक्त चोट लग गई। हम जिस साइड पर गए थे वहाँ एक मजदूर के हाथ से लोहे का सरिया छूट गया था। वह मुझे लगता उससे पहले ही मिस्टर राजावत मेरे सामने आ गए और जो चोट मुझे लगने वाली थी वह उन्हें लग गई। मैं उन्हें भी डॉक्टर के पास से लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट के लिए बोला है, इसलिए मैं आज नहीं आ सकती। उन्होंने मेरी जान बचाई है तो मैं उन्हें कैसे अकेला छोड़ दूँ? सनम की बात सुनकर घर के सारे लोग पैनिक करने लगते हैं। समीर पैनिक करते हुए कहता है, बेटा तुम मुझे एड्रेस दो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ और तुम फिक्र मत करो, हम मिस्टर राजावत को भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सनम कम डाउन करते हुए कहती है, भाई प्लीज कुछ नहीं हुआ, मुझे एक हर रोज भी नहीं आए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब कल सुबह में घर आऊंगी तब आप आराम से देख लेना। और यहाँ से वहाँ का रास्ता 4 घंटे का है और आप अभी ऑफिस से आए हो, थक जाओगे और घर में सबसे कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अगर आपको विश्वास ना हो तो वीडियो कॉल कर दीजिए। समीर जल्दी से वीडियो कॉल ऑन करता है।
वीडियो कॉल अटेंड करके जैसे ही सनम सामने आती है, अपने पूरे परिवार को देखकर अपना माथा पीट लेती है और कहती है, आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो, कुछ नहीं हुआ मुझे। वही सबको उसके बगल में बैठा अभिमन्यु दिखाई देता है। सब लोग अभिमन्यु को गुड इवनिंग विश करते हैं और उसे शुक्रिया अदा करते हैं सनम की जान बचाने के लिए। तभी दादाजी अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं, अभिमन्यु बेटा अपना और सनम का ख्याल रखना। अभिमन्यु जैसे ही सामने दादाजी को देखता है कहता है, बिल्कुल दादाजी, मैं आपकी पोती का बहुत ख्याल रखूंगा। थोड़ी देर बात करके सब लोग कॉल कट कर देते हैं। समीर दादाजी पर नाराजगी दिखाते हुए कहता है, दादाजी अपने अभिमन्यु को क्यों बोला। दादाजी उन सब की तरफ देखकर कहते हैं, नालायक हो। अभिमन्यु राजावत थी वह इंसान है जिसके साथ मैंने सनम की शादी तय करी है। अगर वह दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो यह अच्छी बात है ना। वही तीन और चारों भाइयों के अंदर से प्रोटेक्टिव भाई बाहर आने लगता है और सब कहते हैं, ऐसे कैसे, शादी से पहले हम उसके साथ अपनी बहन को रहने दें, हम लोग अभी जा रहे हैं। दादाजी गुस्से में उन चारों की तरफ देखते हैं तो वह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। तारा, अक्षरा, महिमा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। ब्रिजभूषण जी इस घर के माहौल को देखकर बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी खुशियां हैं घर में। और आज उन्हें तारा की बात पर यकीन भी हो गया था कि सनम पूरी तरीके से बदल चुकी है। अभिमन्यु बेटा अपना और सनम का ख्याल रखना। अभिमन्यु जैसे ही सामने दादाजी को देखता है कहता है, बिल्कुल दादाजी, मैं आपकी पोती का बहुत ख्याल रखूंगा। थोड़ी देर बात करके सब लोग कॉल कट कर देते हैं। समीर दादाजी पर नाराजगी दिखाते हुए कहता है, दादाजी अपने अभिमन्यु को क्यों बोला। दादाजी उन सब की तरफ देखकर कहते हैं, नालायक हो। अभिमन्यु राजावत थी वह इंसान है जिसके साथ मैंने सनम की शादी तय करी है। अगर वह दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो यह अच्छी बात है ना। वही तीन और चारों भाइयों के अंदर से प्रोटेक्टिव भाई बाहर आने लगता है और सब कहते हैं, ऐसे कैसे, शादी से पहले हम उसके साथ अपनी बहन को रहने दें, हम लोग अभी जा रहे हैं। दादाजी गुस्से में उन चारों की तरफ देखते हैं तो वह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। तारा, अक्षरा, महिमा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। ब्रिजभूषण जी इस घर के माहौल को देखकर बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी खुशियां हैं घर में। और आज उन्हें तारा की बात पर यकीन भी हो गया था कि सनम पूरी तरीके से बदल चुकी है। हर्षवर्धन जी ब्रिजभूषण जी की तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ, क्या देख रहे हो। ब्रिजभूषण जी कहते हैं, आज मैं सच में खुश हूँ कि मेरी बेटी को अपने ससुराल में इतना प्यार, इतना मन और सम्मान मिल रहा है। शायद अगर मैं उसके लिए कोई लड़का ढूंढने जाता तो इतना अच्छा परिवार नहीं ढूंढ पाता। हर्षवर्धन जी कहते हैं, ये तो हमारे अक्षय की किस्मत है कि उसे तारा जैसी पत्नी मिली और हम सब की किस्मत है कि मैं तारा जैसी बहू मिली, वरना आजकल जैसी लड़कियां आ रही है वह कभी भी एक संयुक्त परिवार में नहीं रहती। यह सच भी था, आज के टाइम में कोई भी संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहता, सबको अपना स्पेस और अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। दूसरी तरफ सनम अभिमन्यु को मेडिसिन देकर उसके रूम में सुला देती है और खुद अपने रूम में आकर लेट जाती है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि सनम को सपने में फिर से अपनी पिछली जिंदगी दिखाई देने लगती है। उन लोगों का टॉर्चर, उन लोगों का धोखा, प्रॉपर्टी के लिए उसे मार देना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की रील की तरह चल रहा था। वह झटपटा रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना तो उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे और ना ही आंखें खोल पा रही थी। ऐसा लग रहा था उसका शरीर तो क्या था, लेकिन उसकी आत्मा वहां पहुंच गई थी। सनम एक अंधेरी जगह में थी जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वह उसे अंधेरे से बाहर निकालने के लिए इधर उधर भाग रही थी, लेकिन वह अंधेरे से निकल नहीं पा रही थी। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह वहां जाकर देखते हैं तो वह शॉक रह जाती है, क्योंकि यह तो उसका वही घर था जहां से वह मर के उसे नवल में गई थी। ये देखकर उन लोगों की बातें सुनती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिन्हें उसने अपना सब कुछ मन, जिनके लिए उसने अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर दी, वह इंसान उसे इतनी नफरत करता है। सनम अपनी आंखों के सामने सुमित और अपनी दोस्त को देख रही थी जो एक दूसरे के साथ मगन थे, लेकिन वह सनम को नहीं देख पा रहे थे। सनम देख रही थी कि वह दोनों कैसे अपनी दुनिया में खुश थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि सनम नाम की कोई लड़की कभी उनकी जिंदगी में भी जाकर की थी। इस आदमी ने उसका विश्वास मोहब्बत से हटा दिया था, वह इस लड़की ने दोस्ती पर से। लेकिन उसे नोबेल में जाने के बाद सनम को बहुत सारे रिश्ते मिले थे, प्यार मिला था, अपनापन मिला था। यही सब सोते हुए उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह अपने मन में रहती है, अच्छा हुआ जो मैं इस दुनिया से इस दुनिया में चली गई। यहाँ तो मेरा कोई अपना था ही नहीं, काम से कम वहाँ परिवार तो है, भाई है, मम्मी पापा है, चाचा चाचा है, दादा दादी है, भाभीियों है, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। यही सब सोते हुए सनम बुरी तरीके से तड़प रही थी। वही अपने कमरे से निकल अब अभिमन्यु सनत के कमरे की तरफ जाता है तो देखा है सनम के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सनम को सपने में एहसास हो रहा था कि कोई उसके पास है, कोई उसे शांत कर रहा है। उसका हाथ उसके सर पर लग गई। सनम शीतल जल की तरह शांत हो जाती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। आगे खोलने के बाद उसकी आंखों के सामने
अभिमन्यु का चेहरा आता है, तुम ठीक हो ना? अभिमन्यु की बात सुन सनम अभिमन्यु के सीने से लग जाती है। सनम को इस वक्त खुशी नहीं था कि वह क्या कर रही है, वह तो अपने टूटे दिल का माता मना रही थी। अभी अभी वह अपने प्यार और अपनी दोस्त को एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रंग में रंग कर देखते हुए आई थी। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था? वह इस और इस दुनिया के बीच में क्यों फंस चुकी थी? या तो वह पूरी तरीके से इस दुनिया की हो जाए या पूरी तरीके से उसी दुनिया में चली जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन्हीं चक्र में वह अभिमन्यु के बहुत करीब चली गई थी। सनम अभिमन्यु के सीने से अपना सर निकालकर उसके चेहरे की तरफ देखती है तो सनम की आंखें अभिमन्यु के पतले गुलाबी होठों पर जाकर टिक जाती है। अभिमन्यु अभी भी सनम को समझने की कोशिश कर रहा था, वही सनम बिना सोचे समझे अभिमन्यु के होठों को अपने होठों से मिला देती है। सनम की इस हरकत से अभिमन्यु शॉक रह जाता है। एक पल को तो वह पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में काम करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु को अपने होठों पर सनम के होठों का दबाव पड़ता है तब जाकर वह अपने होश में वापस आता है और वह भी सनम का पूरा साथ देने लगता है। वह तो कब से सनम को रखना चाहता था, उसके गुलाबी होठों को अपने होठों से मिलना चाहता था, लेकिन ये काम सनम नहीं पूरा कर दिया था। अभिमन्यु पूरी तरीके से सनम के ऊपर हावी हो चुका था। सनम के होठों को छोड़ उसकी गर्दन में और उसके कंधे पर बाइट करने लगता है और फिर उसके होठों को अपने कब्जे में कर लेता है। अभिमन्यु के हाथ सनम की कमर को मसल रहे थे। धीरे धीरे सनम शांत हो जाती है। जब अभिमन्यु को सनम का कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता तो वह अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे को देखता है तो अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि सनम सो चुकी थी। अभिमन्यु उठकर बैठ जाता है और अपने हाथ बालों में हाथ घुमाकर कहता है, ऐसे मोमेंट पर कोई कैसे सो सकता है यार, लेकिन इसमें ऐसा क्यों किया? अगर कल सुबह उसने मुझे ही ब्लेम किया तो? यही सब सोचते हुए अभिमन्यु वहीं सोफे पर बैठा बैठा सो जाता है क्योंकि वह सनम को अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। सनम जिस तरह दर्द से तड़प रही थी वह देखकर अभिमन्यु का दिल तड़प कर रह गया था, लेकिन वह सनम के दर्द को कम नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि सनम को दर्द है आखिर किस बात का। अगली सुबह सनम की धीरे धीरे खुलने लगते हैं और वह अंगड़ाई लेते हुए अपने पेट पर उठकर बैठ जाती है। अभी वह बैठी ही थी कि कल रात का मंजर उसके साथ आंखों के सामने आ जाता है कि कैसे चल उसने अभिमन्यु को किस किया था, कैसे वह उसके इतने करीब चली गई थी। अगर वह बीच में सोना चाहती तो कल शायद वह दोनों अपनी मर्यादा पर कर देते। ये सब सोते हुए सनम का चेहरा जलने लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी धरती फटे और वह उसी में समा जाए। सनम जल्दी वॉशरूम में जाती है और अपने होठों को देखने लगती है जो अभी भी सूजे हुए थे। ये देखकर सनम अपने मन में कहती है, मेरी इस जिंदगी और उस जिंदगी, दोनों जिंदगी की पहली किस अभिमन्यु को देती और वह भी कैसे? मेरी किसने मेरा साथ देने लग गए, अब मैं कैसे उनका सामना करूंगी? वह क्या सोच रहे होंगे कि किस तरह की लड़की है? नहीं नहीं, मुझे उनको उठने से पहले यहाँ से निकलना होगा। ये सब सोकर सनम जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है तो देखी है पूरा हॉल खाली था। वह एक पेपर डाइनिंग टेबल पर रखती है और वहां से निकल जाती है। सनम के वहां से जाने के आधे घंटे बाद अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर आता है। वह एक सर्वेंट की तरफ देखकर कहता है, जो मैडम को बुलाकर लाओ। सर्वेंट ऊपर चली जाती है और आकर रहती है, सर मैडम कमरे में नहीं है। अभिमन्यु हैरान रह जाता है कि इतनी सुबह सुबह लड़की कहाँ चली गई। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे पेपर पर पड़ी थी। अभिमन्यु वह पेपर उठाकर पढ़ने लगता है। सॉरी अभिमन्यु, कल रात मैं नहीं जानती कि वह सब कुछ कैसे हुआ, कैसे मैं आप कितने करीब चली गई, कैसे मैं अपने ऊपर आपको हक दे दिया, कैसे मैं अपनी पहली किस आपको दे दी। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, क्या मैं आपको फेस नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं आपकी असिस्टेंट राघव को कॉल कर दिया है, वह आपको लेने आ जाएंगे और मैं अभी प्रोजेक्ट भी आपके साथ नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको फेस करने की हिम्मत नहीं रखती, इसलिए भूल जाएगा कि कभी कोई सनम आपकी दोस्त हुआ करती थी। अभिमन्यु उसे पेपर को अपनी पॉकेट में रख लेता है और कहता है, तुम कितना भी कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, लेकिन अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती क्योंकि पहला कदम तुमने खुद मेरी तरफ बढ़ाया था और अब तुम जाकर भी अभिमन्यु राजावत की कैद से आज़ाद नहीं हो सकती क्योंकि अब तुम इस दिल की रानी बन चुकी हो और ये दिल अपनी रानी सा को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। ये बोल अभिमन्यु भी बिना ब्रेकफास्ट किया बाहर निकल जाता है। जैसे वह बाहर पहुंचता है, राघव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। राघव को देखकर अभिमन्यु कहता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? राघव अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, मैं तो कल रात को यहाँ गया था जब मुझे साइड से पता चल रहा था कि आपको चोट लगी है, लेकिन मैं घर नहीं आया था, होटल में रुका हुआ था। अभिमन्यु जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और राघव ड्राइविंग सीट पर। राघव एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, सर सनम मैम सुबह यहाँ से निकल गई थी, मैंने उन्हें देखा था जाते हुए, मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी लेकिन वह बहुत जल्दी में लग रही थी। कुछ हुआ था क्या कल रात?
अभिमन्यु राघव की किसी बात का जवाब नहीं देता। वह सामने की तरफ एकटक देख रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई खुराफा चल रही हो। वही अभिमन्यु अपना फोन उठाकर सनम के नंबर पर मैसेज करता है, मेरा फायदा उठाकर मुझे छोड़कर इस तरह भाग जाना एक लड़की को शोभा नहीं देता और अब तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। आपने जो किया है आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कल रात को मेरी पहली किस आपने ली है और मुझे बहुत करीब से आपने देखा है, तो अब आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सनम अभी भी कब में बैठी हुई थी, जैसे उसके फोन वाइब्रेट करता है। वह उसे ओपन करके देखते हैं। अभिमन्यु का मैसेज देखकर सनम की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह कहती है, एक किस करने से मुझे इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्या अजीब लॉजिक है यार। यह बोलकर वह अपना फोन बिना कोई रिप्लाई करे बंद कर देती है। वहीं अभिमन्यु फोन को देख रहा था और वह ये भी देख चुका था कि सनम ने मैसेज को सेंड कर लिया है, लेकिन उससे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने मन में कहता है, भाग लो जितना भरना है, लेकिन आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है, चाहे अपनी मर्जी से चाहे जबरदस्ती से, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अपनी मर्जी से आओ और हमें खुशहाल जिंदगी बताएं। राघव करते हुए अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, सर कल रात समीर ने अपना दम तोड़ दिया क्योंकि सारे बॉडीगार्ड्स ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी थी, तो मैं उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि उसकी बॉडी को किसी जंगली जानवर ने नहीं खाया और उसकी बॉडी पुलिस को मिल गई है। अब पुलिस जांच कर रही है कि उसके साथ इतना सब कुछ कैसे हुआ और उसका जो टेस्ट हुआ था उसमें 110 लोगों के सैंपल्स मिले हैं और पुलिस में 110 लोगों को तलाश करने की कोशिश कर रही है और यह मामला अब पूरी मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका है। अभिमन्यु बिना किसी भाव के राघव की तरफ देखकर कहता है, तो उसकी बॉडी को गायब करो, हॉस्पिटल से किसी को मिलेगी ही नहीं तो आगे की जांच कैसे होगी, और हाँ सारे रिपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दो, कुछ भी किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसके बाद मीडिया कुछ दिन बोलकर चुप हो जाएगी। राघव कुछ नहीं कहता और सामने देखकर गाड़ी चलने लगता है। अभिमन्यु अभी भी सनम की उसे कैसे में खोया हुआ था जो कल रात सनम ने अभिमन्यु को की थी। अभिमन्यु अचानक से राघव से बोलता है, और उसे सात्विक का क्या हुआ। राघव कहता है, वह ठीक है, हाँ उसे चोट लगी हुई है लेकिन ठीक है। अभिमन्यु राघव की तरफ देखकर कहता है, उसे छोड़ दो क्योंकि मैं चाहता हूँ वह सनम के पास जाए। मैं चाहता हूँ कि वह सनम को मेरे बारे में जो भी कहना चाहता है बोले, फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि सनम का उसे पर विश्वास जाता है कि मुझ पर, और अगर उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो हमारे रिश्ते की डोर बहुत कमजोर हो। अभिमन्यु की बात सुनकर राघव अपना सर पीट लेता है। उसके बस पता नहीं क्योंकि कांड करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सनम मल्होत्रा मेंशन पहुंच चुकी थी। सब लोग इस वक्त हाल में बैठे चाय और कॉफी पी रहे थे। सनम को आया देकर उसके चारों भाई जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे अपने पास लाकर बिठा लेते हैं। तभी तारा सनम के लिए काफी ले आती है। सनम तारा को अपने पास बिठाकर रहती है और फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है भाभी। महिमा सनम की तरफ देखकर कहती है, सनम क्यों ना आज तुम ऑफिस मत जाओ, हम चारों लोग शॉपिंग करने चलेंगे और साथ में माँ और छोटी माँ को भी ले चलेंगे, मजा आएगा ना। जब से हम सब इस घर में आए हैं हमें वक्त ही नहीं मिला तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए, इसीलिए मैंने ही प्लान बनाया। उसके बाद कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। सनम एक नज़र महिमा, अक्षरा और तारा को देखते हैं, फिर कहती है, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, 11 बजे का शो देखते हैं तो यहाँ से 10 बजे निकलेंगे। उसके बाद शाम को शॉपिंग करके घर आ जाएंगे। चारों भाई उन चारों की प्लानिंग सुनकर कहते हैं, और हम कहाँ गए। सनम उनकी तरफ देखकर कहती, आप लोग अपना अपना ऑफिस संभालिए जाकर, आज का दिन हम चारों का है, इसीलिए कोई डिस्टर्ब मत करना हमें फ़ोन करके, और ना ही अपने गॉड्स हमारे पीछे लगाना। दादाजी हर्षवर्धन जी, अनुज जी और भूषण जी की तरफ देखकर कहती है, मैंने आप सबके लिए क्लब में एंट्री करवा दी है, आज से आप लोग क्लब जा सकती हो, वहां आप अपने मनपसंद गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दोस्त बन सकते हो। इस तरह आप खुद के लिए टाइम निकालो और इसमें मैं आप लोगों की कोई भी बात नहीं सुनूंगी। और दादी, मैं आपका रजिस्ट्रेशन पर पास के ही मंदिर में कर दिया है, वहाँ आप जब चाहो वहाँ भजन कीर्तन सत्संग करवा सकती हो। और माँ छोटी माँ, आपको मैंने क्लब में ज्वाइन करवा दिया है, वो वुमेन क्लब है, आप वहाँ जाकर पार्टी कर सकती हो, गेम्स खेल सकते हो और जो आपका मन हो वह कर सकते हो। घर की जिम्मेदारियां हम सब मिलकर उठा देंगे। सब लोग सनम की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई भी सनम को मन नहीं करता। सनम सब की तरफ देखकर कहती है, तो ठीक है मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ जाकर, तब तक आप सब लोग अपना अपना काम निपटा लीजिए। उसके बाद हम लोग मूवी देखने चलेंगे, वहाँ से पार्क चलेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, फिर रात को बाहर डिनर करके घर वापस आएंगे। अक्षय जल्दी से सनम के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, सनम मुझे भी ले चलो ना अपने साथ, बहुत वक्त से हम लोग भी तो तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं गए हैं। तारा जल्दी से अक्षय का हाथ सनम के हाथ से हटाकर कहती
है नहीं, तुम ऑफिस जाओ। वही अक्षय और तारा आपस में लड़ने लगते हैं। वही अर्जुन भी सनम की तरफ देखकर कहता है मुझे भी ले चलो ना। तभी अक्षरा सनम को अर्जुन से दूर करके कहती है तुम लोग अपने ऑफिस जा रहे हो नहीं जा रहे। वही समीर सनम के सर पर हाथ रख कर कहता है अपना ख्याल रखना बेटा, और यह कार्ड रखो, जो भी चाहिए तुम सबको इसे शॉपिंग कर लेना। और हाँ, ये कार्ड मैं सनम को ही नहीं दे रहा, तुम सबके लिए भी दे रहा हूँ। जो भी शॉपिंग करनी है, जो भी खाना पीना है, जहाँ भी जाना है, इस कार्ड से पेमेंट कर देना तुम लोग, और अपना ख्याल रखना। और हाँ, सीक्रेट बॉडीगार्ड तुम लोगों के साथ रहेंगे, इसमें मैं कोई बात नहीं सुनूंगा किसी की। समीर महिमा की तरफ देखकर कहता है मेरे साथ जरा, मुझे थोड़ा काम है तुमसे। महिमा भी बिना किसी बात के समीर के साथ चली जाती है। कमरे में आने के बाद समीर महिमा से कहता है सॉरी, वह कार्ड मैंने सनम को दे दिया। वह कार्ड मैं तुम्हें देना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कहीं उसे बुरा न लग जाए, इसीलिए। महिमा समीर का हाथ पकड़कर कहती है कोई बात नहीं, पेमेंट कोई भी करे, क्या फर्क पड़ता है, वह आपकी बहन है, आपका पहला हाथ बनता है उसका, इसीलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाहर चली जाती है। समीर महिमा की तरफ देखकर कहता है मेरे साथ जरा, मुझे थोड़ा काम है तुमसे। महिमा भी बिना किसी बात के समीर के साथ चली जाती है। कमरे में आने के बाद समीर महिमा से कहता है सॉरी, वह कार्ड मैंने सनम को दे दिया। वह कार्ड मैं तुम्हें देना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कहीं उसे बुरा न लग जाए, इसलिए। महिमा समीर का हाथ पकड़कर कहती है कोई बात नहीं, पेमेंट कोई भी करे, क्या फर्क पड़ता है, वह आपकी बहन है, आपका पहला हाथ बनता है उसका, इसीलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाहर चली जाती है। सब लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सनम ने जिनको जो बताया था सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। सनम, तारा, महिमा, अक्षरा तैयार होकर मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। अल्फाया, सनम, तारा, महिमा, अक्षरा चारों लोग मूवी देखने के लिए मॉल पहुंचते हैं। टिकट्स लेकर मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखते देखते 3 घंटे कभी थे उन्हें पता ही नहीं चला। मूवी देखने के बाद चारों लोग रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर वह शॉपिंग पर निकल जाते हैं। महिमा अपने लिए साड़ी देख रही थी और अक्षरा भी साड़ी देख रही थी। तारा और सनम सनम के लिए ड्रेस देख रहे थे, इसीलिए बोल अपोजिट डायरेक्शन में थे। तभी एक लड़की आती है और महिमा के हाथ से साड़ी छीन लेती है। महिमा जब अपनी नज़र उठाकर सामने देखती है तो वह कोई और नहीं महिमा की कजन सिस्टर थी। वह महिमा के हाथ से साड़ी खींचकर रहती है तुम्हारी औकात है इतनी महंगी साड़ी लेने की, जो यहाँ इतने बड़े मॉल में आ गई। उसे लड़की की बातें सुनकर वहां खड़ी सर्ल्स गर्ल भी महिमा को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। महिमा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी अक्षरा उसे लड़की की तरफ देखकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से इस तरह बात करने की। तभी वह लड़की जिसका नाम निशा था वह महिमा के चाचा की बेटी थी, क्योंकि महिमा के चाचा पर पैसे वाले थे, उनका अपना बिजनेस था, इसीलिए उनके चाचा के बच्चे महिमा और उसकी फैमिली को गरीब समझते थे और हमेशा उसकी इंसल्ट करते थे। महिमा अक्षरा का हाथ पकड़ कर कहती है कोई बात नहीं, हम दूसरी साड़ी देख लेंगे। वही निशा महिमा का हाथ पकड़ के रहती है बस में 500 रुपये नहीं होंगे और साड़ी देखी जा रही है 5 लाख रुपए की, क्या बात है, औकात से बाहर के सपने नहीं देखना चाहिए। महिमा तुम्हारी हैसियत सिर्फ बाहर नुक्कड़ पैसे कपड़े खरीदने वाली है, इसलिए वही किया करो, इतने बड़े मॉल में आकर यहाँ की सर्ल्स गर्ल्स का भी तुम नुकसान कर रही हो। महिमा अपनी बेइज्जती सुनकर चुप रहती है। अक्षरा कुछ बोलने वाली होती है तुम्हें, महिमा अक्षरा को भी नहीं बोलने देती, वह चुप हो जाती है। निशा सब लोगों की तरफ देखकर कहती है आप लोगों को पता है इस लड़की के माँ बाप एक घटिया से चोल में रहते हैं, उनके 2 वक्त की खाना खाने के लिए तो अकाल पड़ा रहता है और यह 5 लाख रुपए की साड़ी खरीद लेगी, इसकी औकात है इतनी, और तुम्हें शर्म नहीं आए इतने बड़े मॉल में आकर यहाँ के लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए। तुम्हारी औकात यहाँ से रुमाल खरीदने वाली भी नहीं है, तो अंदर से ऐसी जगह आना मत। सब लोग महिमा को अजीब नज़रों से देख रहे थे। तभी वहाँ सब कुछ तीखी सी आवाज़ सुनाई अच्छी है और तुम्हें कैसे पता मिस निशा की मेरी भाभी की औकात है यहाँ कपड़े खरीदने की कि नहीं। जैसे ही सबकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर जाती है तो सब उसे पहचान जाते हैं कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक हर्षवर्धन मल्होत्रा की बेटी और समीर मल्होत्रा की बहन है, जो खुद भी एक बिजनेस वूमेन है। निशा सनम की तरफ देखकर कहती है मिस मल्होत्रा आप शायद इस लड़की को जानती नहीं है, बेकार फटीचर लड़की है यह, इसकी शक्ल सूरत पर बन जाना शक्ल से जितनी भूली लगती है उतनी ही शातिर है, किसी अमीर जाति को फंसाने के चक्कर में है जिससे इसकी और इसके परिवार का पालन पोषण हो सके। सनम खींचकर एक थप्पड़ निशा के गाल पर मरती है और कहती है बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, तुम जिसकी औकात की बात कर रही हो ना जयवर्धन मल्होत्रा की पोता बहू है, हर्षवर्धन मल्होत्रा की बहू और समीर मल्होत्रा की बीवी है, वो तो उसकी औकात तुमसे तो बहुत ऊपर है। वो तुम्हें जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें जवाब देना आता नहीं है, बल्कि वह इसलिए नहीं दे रही है कि वह तुम जैसी गंदगी के मुंह नहीं लगा चाहती, क्योंकि उनका मुंह उनके हाथ दोनों गंदे हो जाते, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है गंदगी को साफ करने में, इसीलिए अपनी जबान को लगाम दो और जिस मॉल में तुम खड़ी हो
ना वह उनके पति का मॉल है और वह मॉल से खरीदे ना खरीदे चाहे फेंक दे, यह उनकी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। और हाँ, तुम्हारी औकात है यहाँ से एक ड्रेस खरीदने वाली। चलो ठीक है, ये साड़ियाँ तुम खरीद कर दिखाओ मुझे। और हाँ, इस साड़ी का प्राइस 5 लाख नहीं बल्कि इस साड़ी का प्राइस 5 करोड़ है। अब ये साड़ी तुम लोगी वरना मैं तुम सबके साथ क्या करूँगी ये तो मैं भी नहीं जानती, इसीलिए शांति से यह साड़ी खरीदो और निकलो यहाँ से। वही निशा जैसे ही 5 करोड़ सुनती है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको पॉकेट मनी महीने की मुश्किल से 15 से 20 हज़ार मिलती थी, वह तो 5 लाख की साड़ी भी नहीं खरीद सकती थी, तो 5 करोड़ की तो बहुत बड़ी बात है। निशा को लगा नहीं था कि इस बार वह बुरी फंस जाएगी। वह हमेशा महिमा को इसी तरह परेशान किया करती थी। तुम्हें मैं पहले चुपचाप सुन लेती थी और महिमा की सपोर्ट में भी कोई नहीं बोलता था, लेकिन आज सनम मल्होत्रा इसके सपोर्ट में बोल रही थी। इसका मतलब सच में वह समीर मल्होत्रा की बीवी है। इस जैसी 2 कौड़ी की लड़की को सनम समीर मल्होत्रा जैसा पति कैसे मिल गया, यही बातें निशा के मन में चल रही थी। तभी निशा को फिर से सनम की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? निशा अपना सर नीचे करके कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये साड़ियाँ खरीद पाऊँ। सभी सनम महिमा की तरफ देखकर कहती है, भाभी आप ये साड़ियाँ खरीदिए। महिमा सनम का हाथ पकड़कर कहती है, सनम जाने दो ना, मुझे इतनी साड़ियों की जरूरत नहीं है और इसी साड़ियों का मुझे कोई शोरूम थोड़ी खोलना है। सनम गुस्से में महिमा की तरफ देखती है तो महिमा 2 कदम पीछे हट जाती है। सनम गुस्से में मैनेजर की तरफ देखकर कहती है, ये कैसा स्टाफ रखा है आप लोगों ने यहाँ? अमीर और गरीब देखकर कस्टमर को अटेंड किया जाता है क्या? थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।